नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित टॉप 25 प्रश्न देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। पहला हिंद यवन शासक कौन था? तो स्ट्रेटो सेकंड, ऑप्शन ए। तो याद रखना है स्ट्रेटो सेकंड जो था वो हिंद यवन शासक था, पहले नंबर। और दूसरा याद रखना है कि इसने सीसे के सिक्के जारी किए थे। कई बार देखिए आपको इस ऑप्शन में स्ट्रेटो फर्स्ट भी मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट नहीं करना है, स्ट्रेटो सेकंड ही करना है, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस अभिलेख में रुद्रमन प्रथम की उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रमन प्रथम है कौन? तो रुद्रमन प्रथम पहले तो ये शक शासक है, शक वंश का शासक है रुद्रमन प्रथम। और इसका अभिलेख है, प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और रुद्रमन प्रथम ने जो जूनागढ़ अभिलेख लिखा है ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। याद रखना है कि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रमन प्रथम का, शक शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो सबसे पहले तांबे के सिक्के किसने चलाए थे उत्तर पश्चिम भारत में? तो सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। याद रखना है कुषाणों ने सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाए। कुषाण शासक जो भारत आए उनमें से कौन प्रमुख था? तो कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस और कनिष्क, ठीक है। ये तीनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कुषाणों ने ही सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्न में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियमित मतलब लगातार रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो ऑप्शन बी कुषाणों ने। कुषाणों ने ही सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाए और सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। जैसे कि मैंने बताया था कुजुल कटफिसेस और विम कटफिसेस। तो जो कुजुल कटफिसेस था ये सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाए थे, और जो विम कटफिसेस है इसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो पूछेगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो विम कटफिसेस ने। और विम कटफिसेस किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से संबंधित है। और नियमित रूप से चलाए थे सोने के सिक्के, ये भी आपको याद रखना है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के ही थे, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखेंगे, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है या मिलता है? किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कनिष्क, ऑप्शन बी। याद रखना है कुषाण वंश के शासक कनिष्क। तो कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस और कनिष्क। कुजुल कटफिसेस ने सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाए, विम कटफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, और कनिष्क ने सबसे पहले जो सिक्के चलाए उस पर बुद्ध का अंकन है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखेंगे, निम्न में किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले की बात कर रहा है, याद रखना, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो मैंने जैसे कि बताया कुजुल कटफिसेस सबसे पहले तांबे के सिक्के और विम कटफिसेस सबसे पहले सोने के सिक्के। तो सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाएगा? विम कटफिसेस। और कुषाण वंश से संबंधित है। किस वंश से है? कुषाण वंश से, ठीक है। और कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, ये आपको बता चुके हैं हम। नेक्स्ट, यौधेय के सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि यौधेय के सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यौधेय के सिक्कों पर कार्तिकेय, भगवान शंकर के पुत्र हैं कार्तिकेय, तो इनका अंकन मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनिष्क का सारनाथ बौद्ध अभिलेख है, इसकी तिथि पूछी गई है। तो ऑप्शन बी 81 ईस्वी। याद रखना है 81 ईस्वी कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि है, ठीक है। 81 ईस्वी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था?
कुषाण शासक कनिष्क, तो कनिष्क किस वंश का शासक है? कुषाण वंश का शासक है। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो देखिएगा 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 78 ईसा पूर्व। और एक चीज़ याद रखनी है कि 78 ईसा पूर्व को ही तो 78 ईसा पूर्व, तो क्षमा करना यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 78 ईस्वी होगा यहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ध्यान मत देना, 78 ईस्वी है। 78 ईस्वी में ही कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था और 78 ईस्वी में ही शक संवत चला था। शक संवत याद रखना है कि शक संवत कब चला है? तो 78 ईस्वी में चला है, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। और शक संवत में ही भारतीय कैलेंडर भी अपनाया गया है। शक संवत पर आधारित है भारतीय कैलेंडर, और भारतीय कैलेंडर जो है शक संवत के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है? चैत का होता है, और अंतिम महीना फागुन का होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, महीने भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे ईस्वी कर लेना। चलो आगे देखें, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइप सही है, तो 78 ईस्वी। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 78 ईस्वी में। और कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो भी 78 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखेंगे, विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्रम और शक संवतों में अंतर कितना है। तो देखो शक संवत जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा 78 ईस्वी, और विक्रम संवत कब चला है? विक्रम संवत तो 57 BC, ये आपका ईसा पूर्व है, ठीक है, ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है। तो जब हम अंतर निकालेंगे तो चूँकि ये आगे है और ये बहुत पीछे है, ये ईस्वी में है, ये ईसा पूर्व में है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 135 वर्ष। तो पूछा है कितना अंतर है, तो अंतर में इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इसको माइनस नहीं कर देना है, ठीक है, माइनस मत करना। तो क्या हो जाएगा? 135 वर्ष। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, कई बार आ चुका है कि विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर है, तो 135 वर्ष का अंतर है। आगे देखें, विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? तो विक्रम संवत जैसे कि मैंने बताया कि 57 BC, 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, और विक्रम संवत के समय किस वंश का शासक था? तो शक वंश का शासक था, ठीक है, शक राजा रुद्रमन प्रथम का शासक था। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की बात है कि विक्रम संवत में शक वंश का शासक था, और शक संवत में कुषाण वंश का शासक था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट, अश्वघोष निम्न में किसका समकालीन था? तो अश्वघोष किसका समकालीन था? तो ऑप्शन सी कनिष्क, कनिष्क का समकालीन था अश्वघोष। कनिष्क का कई लोग समकालीन थे, जैसा कि अश्वघोष है, वसुमित्र है, नागार्जुन है, पार्श्व है, पार्श्व एक नाम आता है। तो ये कई लोग हैं जो कनिष्क के समकालीन हैं, ठीक है। और कुषाण वंश का शासक है कनिष्क, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखें, निम्न में कौन कनिष्क प्रथम के समकालीन नहीं था? तो देखो यहाँ पे पहले पूछा था कि अश्वघोष किसके समकालीन है? कनिष्क के। यहाँ पूछा है कनिष्क प्रथम का समकालीन कौन नहीं है? तो देखो अश्वघोष तो है ही, पार्श्व है, वसुमित्र है, और विशाखदत्त है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो देखो ऑप्शन डी विशाखदत्त जो है ये कनिष्क के समकालीन नहीं है। तो ऑप्शन ए अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, ये तीनों कनिष्क के समकालीन थे। तो ऊपर के 3 कनिष्क के समकालीन याद रखना है। और अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित ग्रंथ की रचना की है, ठीक है ना। बौद्धों की रामायण से कहा जाता है बुद्ध चरित को, अश्वघोष द्वारा रचित है वो। आगे देखेंगे, निम्न नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? अब देखो यहाँ से थोड़ा सा अभिलेखों से प्रश्न आते हैं अच्छे एग्जामों में, तो याद रखना है कि कनिष्क के रबतक अभिलेख में किसका उल्लेख नहीं है? तो श्रावस्ती, ऑप्शन ए श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती नगर का उल्लेख रबतक अभिलेख में नहीं है। किसका किसका उल्लेख है? कौशाम्बी का है, पाटलिपुत्र का है, चंपा का है, ठीक है। रबतक अभिलेख किस शासक का है ऐसे पूछा जा सकता है, तो कनिष्क का है। रबतक अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से संबंधित है, कुषाण वंश, ठीक है ना। हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है?
तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, पहले तो ये प्रश्न है, ठीक है ना, याद रखना है बिल्कुल। अब किस अभिलेख में मिलता है, तो अयोध्या अभिलेख, ऑप्शन सी। अयोध्या अभिलेख में ये उल्लेखित है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। एक चीज़ और याद रखना कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, इसका पुरोहित कौन था, पुरोहित, तो पुरोहित था पतंजलि, जिसकी रचना है महाभाष्य। पतंजलि की रचना क्या है, महाभाष्य। तो पतंजलि आपको नाम याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पतंजलि निम्न में किसके समकालीन है, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है, ठीक है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। मौर्य वंश के बाद की बात कर रहा है, दक्षिण भारत में बात कर रहा है, ठीक है ना। दक्षिण भारत खासकर इम्पॉर्टेंट है, तो सातवाहन वंश, ऑप्शन ए। सातवाहन वंश जो था वो मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य साबित हुआ था, ठीक है। और सातवाहन वंश की नींव किसने डाली थी, सिमुक ने डाली थी, सिमुक। नेक्स्ट, निम्न में किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो कनिष्क, पहले तो याद रखना है कि चीन से कुषाण वंश आए थे और यूची शाखा से संबंधित थे, यूची शाखा, ये आपको याद रखना है। यूची शाखा से कौन संबंधित है, कुषाण वंश। और कनिष्क को चीनी जनरल पांचाऊ, ऑप्शन ए, पांचाऊ या पांचौआ भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो पांचाऊ ने हराया था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कनिष्क को किसने हराया था, किस चीनी जनरल ने हराया था, तो पांचाऊ ने हराया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई, बाल विवाह, तो बाल विवाह की शुरुआत जो हुई वो कुषाण वंश में हुई। कनिष्क के समय में, कुषाण काल में बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गांधार कला किस समय उद्गमित हुई, मतलब गांधार कला की शुरुआत किस समय हुई, ये पूछा जा रहा है। तो गांधार कला की शुरुआत याद रखना है कि कुषाणों के समय में। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कहीं कहीं आपको मौर्य भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शुरुआत हुई है तो कुषाणों के समय में, गांधार कला, ठीक है ना। याद रखना, गांधार कला की शुरुआत कुषाणों के समय में हुई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अफ़गानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध था, अफ़गानिस्तान का एक क्षेत्र है बामियान, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये एक क्षेत्र भी है, पहाड़ी भी है, बामियान पहाड़ी, ठीक है ना। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, हिंदू मंदिरों के निर्माण के लिए, हाथी दांत के लिए, स्वर्ण सिक्कों के टंकण के लिए, टंकण मतलब फैक्ट्री होती है, स्वर्ण सिक्कों के बनावट के लिए, जब बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो याद रखना है ऑप्शन डी, बुद्ध प्रतिमा। तो जो अफ़गानिस्तान का बामियान है वो बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, इसलिए प्रसिद्ध था, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला देखेंगे, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो गांधार कला शैली जो है किसका मिश्रण है या किसका संश्लेषण है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो याद रखना है भारतीय और यूनानी कला, भारतीय और यूनानी का मिश्रण है क्या, गांधार कला, ठीक है ना। आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधार कला किसका संश्लेषण है, तो भारतीय और यूनानी कला का संश्लेषण है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो सातवाहन राजाओं या सातवाहन वंश का उल्लेख ही किस वंश में है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और अगर पूछे वायु पुराण में किसका उल्लेख है, तो गुप्त वंश का उल्लेख है। विष्णु पुराण में किसका उल्लेख है, तो मौर्य वंश का उल्लेख है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, गुप्त वंश में वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है, और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ये पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ हमें अभिलेख दिया हुआ है, एक तरफ शासक दिए हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि जो भीतरी का अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। ये भीतरी का अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। नासिक गौतमीपुत्र सही है, हाथी गुम्फा खारवेल सही है, गिरनार रुद्रमन प्रथम सही है, लेकिन भीतरी पुलकेशिन द्वितीय सही नहीं है।
पुलकेशिन द्वितीय का प्रसिद्ध अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख याद रखना है, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में किस वंश से संबंधित है? तो खारवेल जो है पहले तो कलिंग शासक है, किस वंश से संबंधित है? तो देखो यहाँ पे कलिंग शासक है, इस वजह से कलिंग मत कर देना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। ये जो है ये चेदी वंश से संबंधित है, तो ऑप्शन ए। और खारवेल जो है इसी का एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा। और खारवेल जो है ये जैन धर्म अनुयायी है, जैन धर्म का अनुयायी है, ये भी आपको याद रखना है। और किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से संबंधित है। ठीक है, खारवेल। तो टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।